गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप लोगों को पता है सर कि हमने इंग्लिश के फंडामेंटल की एक सीरीज लॉन्च कर रखी है और हम उस पर डे बाय डे हम आते जा रहे हैं। सॉरी फॉर डिसकंटिन्यूटी। क्या है कि सर थोड़ा सा यहाँ पे वर्कलोड भी आ गया था, काम भी आ गए थे, तो इस कारण से डिसकंटिन्यूटी के लिए बहुत ही सॉरी कि बीच में वीडियोस रेगुलर नहीं आई। बाकी चलिए, हमने वर्क टॉपिक स्टार्ट किया है तो अब उसको आगे करते हैं। देखो, जो जो मैंने स्टेटमेंट कहे हैं वो मैं कंप्लीट कराऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपसे मतलब बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट कर दूं, आप मुझे फॉलो कर लें और फिर बाद में ये लगे कि इनने तो बस अपना नाम कमाने के लिए ऐसा किया था। ऐसा नहीं होगा। चलिए यहाँ देखिए, हमारा जो हमें स्टार्ट करना है वो हमारा है वर्क टॉपिक। अब वर्क टॉपिक में हमने प्रीवियस वीडियो में जो जाना था, जो भी बच्चे नए हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है सबसे पहले वो जाएं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वो सीक्वेंस को फॉलो करें और डे बाय डे उसको आगे बढ़ें। यहाँ पर आइए, जैसे कि हमने वर्ब को कैटेगराइज किया था, हमने बेसिकली वर्ब को दो तरीके से कैटेगराइज किया था। जो हमारा कैटेगराइजेशन था वो क्या था कि वर्ब दो तरीके से होंगी। एक हमारी होंगी ऑक्सिलरी वर्ब्स और एक हमारी होंगी मेन वर्ब। इन जनरल वर्ब का काम क्या होता है? तो वर्ब का काम होता है किसी एक्शन को या स्टेट को रिप्रेजेंट करना। एक्शन को फिर हमने जाना, एक्शन दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के एक्शन से मतलब क्या, हमारी एक एक्शंस जो डूइंग होती हैं और एक एक्शंस जो हैपनिंग होती हैं। फिर इसके अलावा हमने जाना कि जो स्टेट होती हैं वो क्या होती हैं। बहुत सारे टीचर्स जैसे पोजीशन होता है ना, तो उसको भी वर्ब में अलग से कैटेगराइज करके पढ़ाते हैं। नहीं, वो हमारी स्टेट के ही अंदर आता है, वर्ब की स्टेट में ही पोजीशन आता है। क्लियर है? यहाँ पर अब हम आगे देखें तो हमने वर्ब को जो कैटेगराइज किया था ऑक्सिलरी वर्ब्स और हमारी मेन वर्ब्स। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी हमने चार तरीके से कैटेगराइज कर रखा था। सबसे पहली थी हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब, फिर हमारी थी मॉडल्स, फिर हमारे थे क्या मार्जिनल मॉडल्स या सेमी वर्ब्स या सेमी मॉडल्स जिनको हम कहते हैं, फिर हमारे थे इडियोमेटिक मॉडल्स या इडियोमेटिक हेल्पिंग वर्ब्स, ऐसी वर्ब जो मॉडल के जैसे काम करती है, जैसे वुड, रादर, हैड, बेटर। तो ये जो इडियोमेटिक टाइप के होते हैं वो। फिर हमने यहाँ पर कैटेगराइज किया था, यहाँ पर फिर हमने हमारी मेन वर्ब को कैटेगराइज किया था किस तरीके से? तीन तरीके से। यहाँ पर हमने अलग अलग इनमें डिफरेंशिएट करने की कोशिश की थी। सबसे पहले हमने देखा था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। मेन वर्ब में हमने जानने की कोशिश की थी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। फिर हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की थी, हमने कैटेगराइज किया था इनको डायनेमिक और स्टैटिक, डायनेमिक और स्टैटिक। फिर हमने इनमें देखा था फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। इसके अलावा वर्ब के अंदर ही कुछ और टाइप होते हैं, जो काइंड होते हैं, वो हमें अलग से पढ़ने हैं, वो हम अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे। जैसे हमारा लिंकिंग वर्ब जैसा टॉपिक हो गया और हमारी कॉजेटिव वर्ब हो गई, हमारी लिंकिंग वर्ब हो गई और हमारी कॉजेटिव वर्ब हो गई, और साथ ही साथ हमारी फैक्टेटिव वर्ब्स हो गई। तो यहाँ पर ये हमारे लिए अलग से कैटेगराइज करके पढ़ना है। क्लियर है? ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था। ये एक छोटा सा रिकैपिचुलेशन था आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग और बेसिक चीजों को जानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब। आज हमें पढ़ना है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब। तो यहां पर हम देखें, हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स तीन होती हैं। हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब तीन होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है डू, सेकंड हमारे पास होती है हैव, और थर्ड हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे पास होती है वी। ये हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज क्या होता है, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब कहां पर यूज होती हैं? तो सबसे पहले अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये किसी को हेल्प करेंगी। अब अगर हम बात करें हेल्प करने की, तो ये हेल्प करती है हमारे लिए कहां पर? टेंस में। कहां पर? टेंस में। कहां पर हेल्प करेंगी हमारे लिए? टेंस में। और ये हमें वॉइस में भी हेल्प करेंगे। तो जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब होती हैं वो हमारे लिए टेंस में और वॉइस में यूज होती हैं। तो यहां पर हमने जाना जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है। देखो, अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब है, अगर हम बेसिकली बात करें, अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी का मतलब ही क्या होता है? हेल्प करने वाली वर्ब। अब अगर ये हेल्प करने वाली वर्ब है तो ये किसी न किसी को हेल्प करेंगी। अब ये हेल्प किनको करती है? हमारे
ये हमारी हेल्प करती है किनको, टेंस को, वॉइस को। अब किस तरीके से हेल्प करती, कहाँ हेल्प करती है, वो जानने की कोशिश करें। अब ये हमारे लिए जो टेंस में हेल्प करती है वो यहाँ पर देखें, जैसे हमारी जो डू वर्ब होती है ये हमारे लिए इनफिनाइट जो हमारे टेंसेस होते हैं इंडेफिनाइट उनमें यूज होती है, ये हमारी यूज होती है इंडेफिनाइट में। अब इंडेफिनाइट दो ही होंगे, एक प्रेजेंट और पास्ट। क्यों फ्यूचर क्यों नहीं आया सर? क्योंकि फ्यूचर में हेल्प करने के लिए उनके लिए फिर ऑक्सिलरी वर्ब, ये हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ना आके फिर हमारे पास मॉडल्स आ जाते हैं। फ्यूचर में हेल्प करने के लिए क्या आ जाते हैं? मॉडल, क्योंकि फ्यूचर इंटेंशन होता है, गैसिंग होती है, गैसिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? मॉडल्स। तो इसी कारण से यहाँ पर क्या हम यूज करते हैं फ्यूचर में? विल और सेल। फ्यूचर में सर यूज होगा आपका विल और सेल, लेकिन यहाँ पर जब आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट और पास्ट इंडेफिनाइट में यूज करना हो और एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करना हो तो आप क्या यूज करते हैं? डू। सर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत क्यों पड़ी? कुछ एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हमें सेटिस्फाई कराना होता है, वो देखें। जैसे अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है, क्या बनाना है आपको? इसका नेगेटिव बनाना है, साथ में आपको इसको इंटरोगेटिव भी करना है। आपको इसका नेगेटिव बनाना था और इसका इंटरोगेशन कराना था, तो फिर आप क्या यूज करेंगे सर? हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। बेसिक सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा हैव कहां पर यूज होता है? सर जो हमारा हैव यूज होता है यह हमारे लिए यूज होता है परफेक्ट में। कहां यूज होगा? परफेक्ट में। अब यह परफेक्ट में यूज होगा सर, तो परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट का नहीं, सारे परफेक्ट, ठीक है? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हर जगह यूज होता है, तो हमारा जो परफेक्ट में यूज होगा वो क्या होगा? हैव होगा। अब इसका यूज हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव और सेंटेंस बनाने में सब में करते हैं। क्लियर है सर? यहां पर आ जाइए, जो हमारी बी वर्ब होती है, यह जो हमारी बी एज अ हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं, हम उनको भी अभी डिस्कस करेंगे। तो यह जो हमारा यूज होता है वो हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस में। कहां यूज होता है? कॉन्टिन्यूअस में होता है, और कॉन्टिन्यूअस में अलग अलग फॉर्म के साथ आता है, ठीक है? अब ये तो हो गई बेसिक बेसिक बातें। ये हमारे पास तीन वर्ब हैं, अब इनके ही यूजेस हमें समझने हैं। अगर इनके यूजेस समझ में आ गए सर, तो आपका टेंस पूरा बन जाएगा, क्योंकि टेंस में पूरा यही है, ठीक है? आपके वॉइस बन जाएंगे, क्योंकि वॉइस में कुछ अलग से है नहीं, वॉइस बन जाएंगे आपके। और भी बेसिक बेसिक जो हमारे लैंग्वेज के कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, जैसे लिंकिंग वर्ब हो गया, पोजीशन वाला हो गया, डू के यूजेस हो गए, तो वो सारी चीजें भी हम यहीं से क्लियर कर लेंगे। लेकिन ये तीन वर्ड भले ही हैं, लेकिन अगर हम बात करें हमारी बोलचाल की लैंग्वेज के बारे में, हम जो इन जनरल हम जो बोलते हैं या जो लिखते हैं उसमें इनका काफी यूज होता है। ये मतलब बैकबोन कही जा सकती है। अगर ये वर्ड ना होते तो हम चीजों को सही से एक्सप्लेन या क्लैरिफाई नहीं कर पाते। तो वही रीजन है कि हमें इसीलिए इनको कहा जाता है प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक, सबसे बेसिक तो यही है। अगर ये नहीं, अगर इनमें क्लैरिटी आ गई ना, तो आपको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग अपने आप डेवलप हो जाएगी। तो इनको बहुत अच्छे से समझना है। अब हमने देखा, तो बी अगर टेंस में यूज होता है तब तो कॉन्टिन्यूअस में होता है, लेकिन यह साथ ही साथ हमारा वॉइस में भी यूज होता है। अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो पूरा खेल इसी बी वर्ब का होता है। यही बी वर्ब सारे काम करती है हमारे पैसिव में, इसी का मेन रोल होता है, अलग से कुछ नहीं होता है। चलिए इतना हमने जाना, अब हम देखें कि ये किस तरीके से यूज होते हैं और इनके फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करें। ये आप लिख लीजिए, यहां से यहां तक मैं इसको साफ कर रहा हूं, ये आप लिख लीजिए किस तरीके से यूज होगा। बाकी इनके अभी एग्जाम्पल से भी हम इनको डिस्कस करेंगे। चलिए आइए मैं इसको साफ कर देता हूं, लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए यहां आइए, हमें अब बात करनी थी डू वर्ब की और इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के। तो इसके जो फॉर्म होंगे, ये जो फॉर्म चेंज करती है, तो इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है, इस वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा? डू और डज। क्या होगा? डू और डज। ये हमारे लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म यहां पर क्या होगा? थोड़ा सा मैं दूर लिख देता हूं। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होगा हमारे लिए? डिड। और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है यहां पर? डन। और वर्ब का वीआईएनजी फॉर्म, वर्ब का वीआईएनजी फॉर्म क्या होता है हमारे लिए? डूइंग। चलिए यहां आइए, हैव वर्ब का जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होता है वो हैज,
और हैव होता है, हैज और हैव होता है। और जो इसका सेकंड फॉर्म होता है वो क्या होता है, हैड होता है। और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है इसका, हैड ही होता है। साथ में इसका जो आईएनजी फॉर्म होता है वो हैविंग होता है। अब आइए यहाँ पर, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ब। इसके फॉर्म कई ज्यादा होते हैं। यहां पर हम देखें, जैसे यहां पर इज, एम, आर, इज, एम, आर। फॉर्म तो बेसिकली वर्ब के 4 ही होंगे, हमेशा याद रखना। वर्ब के फॉर्म 5 नहीं होते। बहुत सारे टीचर, बहुत सारी बुक्स में 5 लिखा होता है, 5 नहीं होंगे, होंगे कितने, 4 ही होंगे। क्योंकि इसका यूज बता दूं ना, डज कहीं अलग से यूज होता है नहीं, जैसे डू को यूज करते हो वैसे डज को यूज करते हो, बस पर्सन के कारण वो चेंज हो जाता है। थर्ड पर्सन, थर्ड सिंगुलर पर्सन के कारण डज आता है। बाकी तो चाहे डू यूज करो चाहे डज यूज करो, मीनिंग तो सेम ही होती है। तो इज, एम, आर, ये हमारे पास हो गई फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म की बात करें तो सेकंड फॉर्म हमारे लिए होती है वाज और वर। सेकंड फॉर्म हमारे लिए क्या होगी, वाज और वर। फिर हमारे पास जो थर्ड फॉर्म होगी वो हमारे पास होगी बीन। थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारे पास, बीन। और हमारे पास वीआईएनजी फॉर्म होगी बीइंग। और हमारे पास वीआईएनजी फॉर्म क्या होगी सर, बीइंग होगी। तो यहां पर हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 देख रहे हैं सर, 7 वर्ड हो गए। वर्ड कितने हो गए हमारे पास, 7। बट फॉर्म कितने हैं अभी भी। अगर हम वर्ब्स के फॉर्म्स की बात करें तो फॉर्म्स अभी भी हमारे पास कितने ही हैं सर, 4 ही हैं। तो हमेशा याद रखना, फॉर्म कितने होंगे वर्ब के, 4 ही होंगे। इन सब चीजों से चेंज नहीं हो जाएगा। जैसे यहां पर देखें, अगर हम काउंट करें तो ये हमारे पास 3 to 5 हो गई, ये भी हमारे पास 3 to 5 हो गई। तो ये वर्ड भले ही हमारे पास कितने हो, 5 हो गए, किसी किसी वर्ब के फिर बेसिकली 4 ही होते हैं। लेकिन क्या है कि ये हमेशा क्या रहेंगे, वर्ब के फॉर्म हमेशा कितने रहेंगे, 4 ही रहेंगे। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। चलिए आगे आइए, अब इनका यूजेस कैसे होता है, कहां पर होता है, ये भी हमें जानना था। अब एक चीज और छोटी सी छूट गई थी शायद वो टेंस में, जो मुझे बता देना चाहिए था। सर आपने हमें बताया, आपने हमें डिस्कस करा दिया इंडेफिनाइट, आपने हमें बता दिया इंडेफिनाइट में क्या, कहां पर हम क्या यूज करेंगे। फिर हमने देखा कि आपको पता चल गया कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस में बी यूज करेंगे, इंडेफिनाइट में हम डू यूज करेंगे, यहां पर हम बी यूज करेंगे। तो सर आ गया परफेक्ट, परफेक्ट में हम क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। और हैव की फॉर्म्स डिफरेंट तरीके से, इन्हीं का यूजेस होता है, ठीक है, ये अलग अलग तरीके से। फिर अब आपका बच्चा क्या सर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब सर आपने इंडेफिनाइट बताया, कॉन्टिन्यूअस बताया, परफेक्ट बताया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करें। तो सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखो, कॉन्टिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है। परफेक्ट बनाने के लिए आपको चाहिए क्या, है। परफेक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, हैव चाहिए। तो आपका क्या आएगा, हैव की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म। और हैव के बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पर ये यूज होगा, बी ही वर्ब आती है। तो ये हैव प्लस बी वर्ब मिलके बनाती है क्या सर, आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब थोड़े से बेसिक बातों को जान लें कि इनके बाद जो मेन वर्ब आएगी, अगर यह हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहली कंडीशन, इफ दीज आर हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब भी हो सकती है। सबसे पहले हम जाने, अगर यह हेल्पिंग वर्ब हुई तो क्या कंडीशन है। अभी हम वही पढ़ रहे हैं, मेन वर्ब पर नहीं गए हैं। अब देखें यहां पर, जाने अगर यह हेल्पिंग वर्ब है तो इनमें क्या यूजेस होंगे और किस तरीके से यूज होंगे। मैं इसको साफ करना चाहूंगा, ये अगर आपने फॉर्म लिख लिए हो तो, नहीं लिखे तो पॉज करके लिख लो, वीडियो को बैक करके लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यह हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब किस तरीके से यूज होगी। अब देखो, अगर आपको इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने नहीं आते हैं तो मैंने स्टार्टिंग में ही सेंटेंस पढ़ाए हैं, जाकर पढ़ लीजिए किस तरीके से बनेंगे, क्या उनका स्ट्रक्चर रहेगा, किस तरीके से वो फॉर्म होंगे, कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी है। चलिए यहां आइए, तो यहां पर हम देखें तो हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब हो गई, डू, हैव और बी। अब इनके यूजेस तो हमें थोड़ा सा बेसिकली जानना ही है। तो सबसे पहले हम देखें डू वर्ब। तो डू वर्ब की बात बेटा, अगर डू एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर लो तो डू, अब मैं आप अगर हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे तो आपके पास 3 ही ऑप्शन होते हैं, डू, डज, ये हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट में यूज, और जो हमारा डिड होता है ये हमारा होता है पास्ट इंडेफिनाइट में यूज। लिख देता हूं, पास्ट इंडेफिनाइट में यूज। लेकिन इनके बाद जो मेन वर्ब आएगी, इनके बाद जो मेन वर्ब आएगी वो हमेशा आएगी किस में, इनके बाद जो मेन वर्ब यूज करेंगे वो हमेशा आएगी आपकी बेस फॉर्म में। किस में आएगी, उसका फॉर्म होगा बेस फॉर्म,
या बेयर फॉर्म, या आप उसको बोलते हैं बेयर इंफिनिटिव। तो हमेशा याद रखना डू वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद आएगी हमेशा बेस फॉर्म और बेयर फॉर्म। अब डू वर्ब हेल्पिंग वर्ब में कुछ भी हो सकती है, डू, डज, डिड, डू, डज या डिड हुआ, ये काफी बार एग्जाम में आ जाता है। बेस फॉर्म जानना है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लें कि सर बेस फॉर्म क्या होती है। सर बेस फॉर्म वो होती है जैसे आप डिक्शनरी में सर्च करते हैं किसी वर्ब का नेम विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म, उसके फॉर्म चेंज ना हो, बेसिक फॉर्म या जेनेरिक फॉर्म जो स्टार्टिंग में ही जैसे आप उसको याद करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो वो वाला जो फॉर्म होता है वो बेस फॉर्म कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर एक वर्ब का एग्जांपल ले लें, जनरल, इन जनरल देखें हम, जैसे हमारे पास गो वर्ब हुई। अब एक गो वर्ब है, अब इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म की बात करें तो इसका गोज होगा, बेंट होगा, गॉन होगा, और भी एक हो जाएगा हमारे पास गोइंग हो जाएगा। तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर इसके 3 फॉर्म हो गए, यहां पर इसके अलग से 4 फॉर्म आ गए। अब यहां पर जो इसके 4 फॉर्म आए हैं, क्या ये बेस फॉर्म है? नहीं। बेस फॉर्म क्या है? जिससे ये 4 बने हैं, इससे यही निकल के ये बने हैं, बने या नहीं बने? तो ओरिजिनल फॉर्म, जिसको हम कहें ओरिजिनल फॉर्म, वही कहलाता है हमारा बेस फॉर्म। तो ओरिजिनल फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं इन जनरल? बेस फॉर्म। तो क्लियर है सर, बेस फॉर्म समझ में आया। बेस फॉर्म में ऐसे ईएस नहीं लगा होता, कोई भी उसके फॉर्म चेंज नहीं होते, ईडी या फिर आईएनजी नहीं लगा होता है, या एंड करके कुछ भी जैसे बेंड कर दिया, गोज कर दिया, गॉन कर दिया, ये सारे चेंजेस नहीं, सिंपल जो वर्ड होता है वो। तो हमेशा याद रखना डू वर्ब के बाद हमेशा क्या आना है सर? बेस फॉर्म आना है। डू वर्ब के बाद क्या आएगा बेटा? अपना बेस फॉर्म आएगा। क्लियर है सर? इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम फर्दर प्रोसीड करते हैं हैव के ऊपर। तो हैव पर आए हम सबसे पहले। तो कभी भी कहीं पर भी अगर हैव यूज हुआ है एज अ हेल्पिंग वर्ब, किसी भी कंडीशन में अगर हैव यूज हुआ है एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो हमेशा गांठ बांध के याद रख लेना, यहां पर हमें क्या यूज करना है? हैव और हैज। ये हमारा होता है प्रेजेंट की कंडीशन। ये हम कहां यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में। और जो हमारा हैड यूज होता है ये हमारा पास्ट परफेक्ट में होता है। क्लियर है? पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं। और हमारा जो बिल के साथ हम हैड यूज कर लेते हैं, हैड नहीं हैव यूज कर लेते, बिल या सेल के साथ हैव यूज कर लेते, वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट में होता है। वो हमारा कहां होता है? फ्यूचर परफेक्ट में होता है। अब इसके बाद जो हमारी मेन वर्ब होगी, ये हम जो लिख रहे हैं ये मेन वर्ब के लिए है, ये बेस फॉर्म में आएगी, ये मेन वर्ब आपकी। अब इसके बाद यहां पर हम बात करें तो यहां पर जो आपकी मेन वर्ब होगी वो किस फॉर्म में आएगी? तो यहां पर हम जाने तो यहां पर जो आपकी मेन वर्ब होगी वो हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म में आएगी। कभी भी याद रखना, अगर हैव या हैज हेल्पिंग वर्ब है, ये एग्जाम में आ जाते हैं, ये छोटी छोटी चीजें, बेसिक बेसिक चीजें हैं, जान लीजिए इनको। तो ये हमेशा किस फॉर्म में आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहां पर कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर है? अब यहां पर आते हैं, अगर जो आपका बी है, अगर ये यूज हुआ है टेंस में, अगर ये यूज हुआ है कहां? आपके टेंस में। वॉइस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसकी? टेंस में। तो आपको पता है इज एम आर फॉर प्रेजेंट, वॉज और वर्ब फॉर पास्ट, और वी जो हम यूज करते हैं बिल या सेल के बाद, तो वो हमारे लिए क्या होती है? बिल या सेल भी, विल या सेल भी जो हम यूज करते हैं वो फ्यूचर के लिए होता है। इनके बाद जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो हमारी वीआईएनजी फॉर्म आएगी। जो हमारी मेन वर्ब की फॉर्म होगी, किसकी फॉर्म बेटा? किसकी फॉर्म सर? मेन वर्ब की फॉर्म होगी, वो हमारी कौन सी होगी? वीआईएनजी। तो यहां पर हमने देखा जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनमें अगर हमारे पास डू आ गया, हैव आ गया, बी आ गया। डू आया तो बेस फॉर्म हमेशा याद रखना, हैव आया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, देख लेना हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानोगे वो भी हम देख लेते हैं। फिर अगर हमारे पास आ गई बी वर्ब, अब बी वर्ब आ गई तो फिर हम इसको कैसे पहचानेंगे? अगर बी वर्ब हमारा टेंस में है, अगर बी वर्ब हमारी टेंस में यूज हुई है, तो इसके बाद हमारे पास वर्ब का वीआईएनजी फॉर्म आएगा। अब यहां पर हम एक छोटी सी जानकारी और मैं यहां पर ऐड कर दूं, बेस फॉर्म का एक और यूजेस। देखो डू के साथ तो होता ही है, डू के साथ साथ हमेशा याद रखना जितने भी मॉडल होते हैं, जितने भी मॉडल होते हैं उनके बाद हमेशा वर्ब का
बेस फॉर्म ही आता है। अब देखो डू जब क्या हो हेल्पिंग वर्ब हो, मॉडल हेल्पिंग वर्ब में ही आते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब में ही आते हैं, तो इनके बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही यूज करना है। यहां पर देखो बिल और सेल बेस फॉर्म में यूज किया है, बिल और सेल भी। हमेशा ये ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, मॉडल आ गया तो आंख बंद करके बेस फॉर्म। डू हेल्पिंग वर्ब है, आंख बंद करके बेस फॉर्म। हैव अगर हेल्पिंग वर्ब है, आंख बंद करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी अगर हेल्पिंग वर्ब है, वो भी कहां की, टेंस में हेल्पिंग वर्ब है, तो आंख बंद करके तुरंत लगा देना है क्या आपके लिए, वीआईएनजी। क्या लगा देना, वीआईएनजी। ये हमने जाना बेसिक। अब यहां पर हमने देखा ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो आगे बढ़िए, चलिए अब हम थोड़े से कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन है, सॉरी, ये जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, डज मोहन स्लीप्स एट 10 PM या 10 PM डेली। तो इसमें आपको एरर फाइंड करना है। सबसे पहले मैंने जो आपको ब्रेकडाउन सिखाया है, आंख बंद करके सबसे पहले जो काम करना है वो क्या करना है, तोड़ना है। सबसे पहले आए हमारे पास वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, प्रपोजिशन, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, डेली टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्ब के टाइम को, स्लीप के, तो ये हमारे लिए एडवर्ब हो गया। अब ये आपको पता चल गया, ये तो हमने ब्रेकडाउन सीख लिया, ये पूरा हमारा क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ब्रेक करना हमने सीख लिया। अब यहां पर हम देखें तो क्या सही है और क्या गलत है। सबसे पहले हम देखें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज। आपको पता है कि जो डू जो वर्ब होती है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब हो तो डज उसी की फॉर्म है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब हो तो इसके बाद हमें यूज करना है बेस फॉर्म। अगर हमारा मॉडल हो तब भी हमें इसके बाद यूज करना है क्या, बेस फॉर्म। तो यहाँ पर क्या गलती है वो आप सबको समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पर स्लीप्स यूज ना करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, स्लीप। बेस फॉर्म से मतलब एस ना आए, ईडी भी हम ना जोड़े, या कोई भी उसमें फर्दर चेंजेस ना हो। बेसिक फॉर्म, बेसिक से मतलब बिल्कुल प्योर। यहां पर हम आ जाएं तो यहां पर हमारे लिए सबसे पहले वर्ब हो गई इनवाइट, संजय हमारे लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट, हैज हमारे लिए हो गई हेल्पिंग वर्ब, और सो ऑन हमारे लिए ऑब्जेक्ट। ओबीएस सी बात है। अब यहां पर हम देख रहे हैं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज। हेल्पिंग वर्ब यहां पर आपके लिए क्या है, हैज। और आपने पढ़ा ही था कि हैज या हैव जो हमारी हैव जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है। अब अगर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है तो ये तो गलत लिख दिए, क्या लिखिए, इनवाइटेड। क्या लिखिए, इनवाइटेड। यहां पर आ जाओ, साहिल इज प्लेड हॉकी, फिर गलत, क्या लिखना है, साहिल इज प्लेइंग हॉकी। क्या लिखना है, साहिल इज प्लेइंग हॉकी, क्योंकि इज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी तो उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आना है सर, आईएनजी फॉर्म आना है। टेंस में, बॉयज की बात में नहीं कर रहा हूं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, जो हम पढ़ेंगे ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। आज के लिए बाय, मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे।